जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। हम लोग प्रविधियों पे चर्चा कर रहे थे। अब नेक्स्ट प्रविधि जो है प्यारे बच्चों, खेल या गतिविधि प्रविधि। ठीक है, तो ये खेल या गतिविधि प्रविधि क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। तो इस प्रविधि के अंतर्गत जब खेल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाती है तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, खेल प्रविधि के नाम से जानते हैं। अब खेल प्रविधि को सबसे पहले अगर बात किया जाता है तो हेनरी कॉल्डवेल कुक का नाम आता है, जिन्होंने शिक्षा जगत में सबसे पहले शिक्षण में इसका प्रयोग करके शिक्षा देने की बात की गई है, जिससे कि बच्चों को अधिकांशतः रुचि खेल में होती है। तो खेल के माध्यम से अगर सिखाया जाएगा तो बच्चे उसमें रुचि लेंगे। तो इसके विधि के द्वारा ही बच्चों को सिखाने की बात कुक महोदय ने कहा है। ठीक है, अब बालक स्वाभाविक रूप से खेलने में रुचि लेते हैं, उनका स्वभाव क्या है, खेलने की है। और इसीलिए आप देखे होंगे तो उसमें बाल्यावस्था में जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है तब वहाँ पर इसको प्री स्कूल या प्री गैंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक समूह बनता है और समूह में रह करके ही बच्चा खेलना और सीखना दोनों सीखता है। ठीक है, इसीलिए क्या कहा गया है कि बालक स्वाभाविक रूप से खेलने में रुचि लेते हैं। वे खेल के द्वारा ही अपनी इच्छाओं की प्रवृत्ति को प्रकट करते हैं। बालक सीखने में विशेष रुचि लेते हैं। बालक के जीवन में खेल विशेष महत्व होता है। बालकों के जीवन में खेल का इतना महत्व होने के कारण बालकों को शिक्षा देने के लिए खेल विधि का आविष्कार किया गया है। आप देखिए, क्योंकि इतना ज़्यादा उनके जीवन में खेल का महत्व रखता है कि बच्चे जब विद्यालय में जाते हैं तब भी ये होता है, प्रयास किया जाता है कि बच्चों को कुछ भाषाई ज्ञान, गणित भाषा का ज्ञान दे दिया जाए, कार्य अनुभव के आधार पर बच्चों को सिखाया और पढ़ाया जाए। उसके बाद बच्चों को इतना ज़्यादा थकान न हो, स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर दिया जाए, जिसमें खेल माध्यम से भी सिखाने का प्रयास किया जाता है और बच्चों को ग्राउंड में खेलने का स्वतंत्र रूप से अवसर दिया जाता है। वो जाकर के खेलते हैं इस अवस्था में। तो अब वो जो खेल के माध्यम से सिखाया जा रहा है, तो बच्चे जब विद्यालय से घर पे भी आते हैं तो आप देखे होंगे कि बच्चा जब कुछ भी पढ़ना स्टार्ट करता है ना, तब भी वो खेल के माध्यम से ही पढ़ता है, जिसमें कुछ बच्चों को बैठा लेगा और खुद स्वयं सर या मैम बन जाता है और उसके बाद एक कॉपी लेकर के पहले सभी लोग अटेंडेंस दो, नाम बोलेगा, उसके बाद बच्चे बोलेंगे और बता दिया जाता है खेल में कि देखो मैं नाम लूँगी तो तुम बोलोगे यस मैम, ठीक है, या फिर प्रेजेंट मैम बोलोगे। तो उस तरीके से आप देखे होंगे कि चश्मा वश्मा बाकायदे लेकर के, पेन लेकर के वो कॉपी पे पूजा प्रेजेंट मैम, नेहा मैम एब्सेंट है, नहीं आई हैं, अच्छा। फिर उसके बाद राहुल प्रेजेंट मैम, रोहित प्रेजेंट मैम। ये बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चा उसके अंदर करता है और उसी तरीके का खेल वो खेलता है। अब उसके बाद कुछ चीज़ें जो क्लासरूम में पढ़ाई गई रहती हैं उसको भी उसी तरीके से वो खेल के माध्यम से ही पढ़ता है। सर जो या मैम जो बनी हुई है कहेंगे कि आज हम बच्चों ये बताएंगे, ध्यान से सुनो सब लोग, कीप साइलेंट, बीच बीच में ऐसी चीज़ें बोलेंगी या फिर ताकि लगे कि सर मैम जैसा व्यवहार वो कर रही हैं। तो खेल के माध्यम से भी बच्चे सीखते हैं। वही बात कहा गया है कि बालक खेलने में विशेष रुचि लेते हैं और बालकों के जीवन में खेल का विशेष महत्व होता है। और जब विशेष महत्व है तो खेल का इतना महत्व होने के कारण क्या किया गया है, बालकों को शिक्षा देने के लिए खेल विधि का आविष्कार किया गया है। अब इसमें देखिए, भाषा, साहित्य, इतिहास, नागरिक शास्त्र आदि विषयों के शिक्षण के लिए भी निम्न स्तर पर इस प्रविधि का प्रयुक्त कह सकते हैं या इस विधि का प्रयुक्त किया जाता है। क्योंकि आप इतिहास अगर पढ़ाएंगे, बच्चों को बताएंगे ना, तो बहुत उनको बोझिल लगने लगता है। ऐसा विषय या देख करके ही लगता है कि बड़ा कठिन विषय है। अगर खेल खेल के माध्यम से उनको बताया जाए, जैसे मैं अगर कोई इतिहास का ही बताना है, जैसे कुछ नाम, स्थल या डेट का उनको जिक्र कराना है, बताना है,
तो उन्हीं बच्चों को क्या करिए, किसी को अकबर बना दीजिए, किसी को बीरबल बना दीजिए ना, किसी को शाहजहां बना दीजिए, किसी को कुछ नाम जैसे है उनको नाम ही दे दीजिए और नाम दे करके कहो कि ये तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हारा मंत्री है, ठीक है, ये तुम्हारे और भी सेनापति हैं, ऐसे आप बता दीजिए। अब बच्चा नहीं भूलता है वहाँ पे, क्योंकि खेल के माध्यम से कहता है बीरबल यहाँ आओ, ठीक है, तो बार बार उस नाम से चिढ़ाता है, तो उस बच्चे को बीरबल का नाम याद हो गया। उसके बाद कहेगा जहाँ पना अकबर जहाँ पना, तो वो नाम अकबर भी याद हो गया उसको, ठीक है। तो जो भी इतिहास में नाम है उस नाम को याद कर लेता है वो, और किसका बेटा है और कौन किसका पिता है ये भी उसको नाम याद हो जाता है। खेल में ही मान लीजिए युद्ध करा रहे हैं तो कोई स्थान दे दिए कि यहीं पे युद्ध करा, इस स्थान का नाम ये है, तो अब उस स्थान का नाम, शत्रु का नाम भी याद हो जा रहा है। तो खेल के माध्यम से ही बच्चों को बहुत सारे नाम, स्थल और डेट याद हो जा रहे हैं कि इस सन में ये युद्ध लड़ा गया था। ऐसे जब आप बता देंगे ना तो बच्चा कभी भूलने वाला नहीं है, या करा दीजिए खेल के माध्यम से फिर भूलने वाला नहीं है। लेकिन आप अन्य मेथड से जैसे विवरण का या फिर व्याख्या मेथड से बताएंगे बच्चों को ना, कभी भी वो इतिहास कुछ क्षण के लिए याद रहेगा, बाद में भूल जाएगा। तो खेल माध्यम बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए अच्छी प्रविधि मानी जाती है। उसमें जैसे इतिहास का हमने जिक्र किया, भाषा का भी हम जिक्र करते हैं। भाषा भी अगर बच्चों को सिखाना है ना, तो किसी को क्या बनाइए, गोभी बना दीजिए, किसी को एप्पल बना दीजिए, किसी को मैंगो बना दीजिए, ठीक, किसी को अमरूद बना दीजिए, किसी को बहुत सारी सामग्रियां हैं जो फल सब्जियों के नाम हैं, ठीक है, वो सब बना दीजिए। बना करके एक दूसरे को देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, नाम से पुकार रहे हैं, क्योंकि वो पोशाक या पहनावे बच्चों को आते हैं जो स्टेज पे भी फुदक फुदक करके वो कार्य मतलब अपना रोल अदा करते हैं। तो जब इस तरीके से होगा ना तो भाषा का भी विस्तार होगा। साहित्य के भी विषयों को आप इस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जैसे कोई नाटक है ना, नाटक के किरदार ही दे दीजिए, उनसे रोल प्ले करवा लीजिए, खेल ही है ना, खिलवा दीजिए उसमें, बच्चा वहाँ पे फिर ऐसी चीज़ों को नहीं भूलेगा। तो इस विषयों में निम्न स्तर पर इस प्रविधि का प्रयोग तो किया जाता है और इस प्रविधि के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब देख लेते हैं परिभाषा। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, खेल विधि जो होती है वो खेलते खेलते बालक में क्या होता है कि उत्तम ढंग से जब प्रयोग करते हैं तो वो बच्चे स्वतंत्र रूप से सीखने पर जोर देते हैं, और जो भी ज्ञान होता है उसको नवीन ज्ञान ग्रहण करने के लिए सदैव क्या होते हैं, प्रयत्नशील होते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं खेल प्रविधि में भी पाई जाती है। आप देखेंगे तो खेल खेल में वो नई चीज़ों को सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है अपने मोटर गाड़ी कार से ही खेल रहा है ना, तो खेलते खेलते वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रचनात्मकता प्रवृत्ति हो जाती है जिसमें वो नई चीज़ें बना लेता है, तो वो भी डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का, ठीक है। तो ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं नई ज्ञान उसको मिल जाती है। अब खेल प्रविधि की हम परिभाषा देख लेते हैं जो म्यूलिक के अनुसार है। अब म्यूलिक क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। जो कार्य अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे वही खेल है, ठीक है। जो कार्य बच्चा अच्छे से अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक करता है वही क्या कहलाता है, खेल कहलाता है। अब कोई भी कार्य बच्चा अच्छे तरीके से खेल रहा है, जिसमें वो रुचि ले रहा है और स्वतंत्र होकर के खेल रहा है, तो उसमें सीखेगा ही सीखेगा बच्चा, ठीक है। जो उसके स्वाभाविक खेल में विद्यमान है खेल विधि के नाम से जानी जाती है, ठीक है। बच्चे का नेचर ही है खेलना। अब वो स्वाभाविक उसका है नेचर, वो हर एक चीज़ खेल खेल के माध्यम से सीखता है, ठीक है, स्वाभाविक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, खेल विधि के नाम से जानते हैं। आप बच्चों को घर पे भी जब जैसे मान लीजिए बाल्यावस्था में है बच्चा, आप कोई भी वस्तु मंगाएंगे ना तो वो भी खेलते खेलते ही लेके आएगा उस वस्तु को। इसका मतलब बच्चे का नेचर ही क्या है, खेलने का है। तो वो खेल के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ों को दिखता है, समझता है।
ठीक है। अब उसके पश्चात देखिए नेक्स्ट परिभाषा है कि ह्यूजेस के अनुसार वो कह रहे हैं कि वह विधि जो छात्रों को उसी उत्साह से सीखने की योग्यता प्रदान करती है जो उसके स्वाभाविक खेल में विद्यमान है, खेल विधि के नाम से जानी जाती है। ठीक, क्योंकि वह विधि है जो छात्रों को उसी उत्साह से खेलने की योग्यता प्रदान करती है। बच्चे जब भी खेलते हैं ना तो एनर्जी के साथ खेलते हैं और उसका स्वाभाविक जो है वो निकल करके आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, खेल विधि के नाम से जानते हैं। ठीक, अब उसके बाद है विद्यालय में खेल का महत्व क्या है, ये समझ लेते हैं। तो विद्यालय में आप देखिए पहला जो महत्व है, खेलों के द्वारा बालकों में कुशलता का विकास किया जा सकता है। ठीक है, तो खेल के माध्यम से हम बच्चे को कुशल बना सकते हैं। उसके बाद है खेल सामाजिक भावना का विकास करता है। जब बच्चा खेलेगा जहाँ पर तो वहाँ बच्चों से मित्र बनाएगा, एक जितने भी उसके एज गैंग के हैं उसका मित्र बना करके वो मित्र के साथ ही खेलना पसंद करता है। तो सामाजिकता का विकास हो रहा है। अब बच्चे का भाषाई भी विकास यहीं पे होता है। अब जिस एज ग्रुप के साथ खेलेगा वो, या जिस भी समूह के साथ वो खेल रहा है, वहाँ पे आपस में क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से संवेगों के माध्यम से मौखिक रूप से बातचीत करते हैं, तो सामाजिकता भी उसकी बढ़ रही है। ठीक है, सामाजिक भावना का विकास हो रहा है। खेल बालकों का बौद्धिक विकास भी करते हैं। खेल को जीतने के लिए कैसे जीता जाए, उसमें बौद्धिक विकास भी होगा बच्चे का। ठीक है, क्योंकि जितना बच्चा खेलता है, एक आप देखे होंगे बहुत बड़े दार्शनिक और शिक्षाविद रहे हैं, कहते हैं ना, उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होगा। अब स्वस्थ बच्चा कब होगा, जब उसका शारीरिक विकास अच्छे से हुआ रहेगा, मानसिक विकास अच्छा से हुआ रहेगा, तो वो स्वस्थ होगा ना। तो खेल के माध्यम से भी बच्चे बड़े स्वस्थ होते हैं, तो बौद्धिक विकास उनका होता रहता है। ठीक है, उसके बाद खेल बालकों के अनुभव में वृद्धि करते हैं। जब बच्चा खेल खेलता है तो खेल के माध्यम से उसके अनुभव में भी वृद्धि होती है। जैसे कि खेल वो कोई भी खेला हुआ है बच्चा, तो अब उसके खेलने के पश्चात उस गेम के बारे में तो उसको पता हो गया ना, जानकारी हो गई ना। तो जानकारी मतलब ज्ञान हो रहा है, सीखना वहाँ पर हो रहा है। खेल में ही सीखना हो रहा है, लेकिन कम से कम सीखना तो हो रहा है, ज्ञान तो मिल रहा है उसको, तो अनुभव में भी वृद्धि हो रही है। क्रिया द्वारा सीखना खेलों के द्वारा ही संभव है। देखिए, कहा जाता है कि बच्चे की सहभागिता लें, और सहभागिता कब लेंगे, जब बच्चों को करा करके सिखाएंगे। तो क्रिया द्वारा, तो ये खेल के द्वारा ही संभव हो सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये बातें भी कहीं ना कहीं आती हैं। खेलों के द्वारा बालकों का शारीरिक विकास, अभी जो इस पॉइंट में हमने बताया कि बच्चे जितने खेलेंगे कूदेंगे होंगे नवाब, एक पहले के कहावत में कहा जाता था कि खेलेंगे कूदेंगे होंगे। बच्चे का शारीरिक विकास भी हो रहा है, खेलेगा कूदेगा ना तो वो स्ट्रांग होगा। खिलाड़ी किस्म के जितने भी बच्चे होते हैं उनकी कद काठी अच्छी होती है, गठीलीदार होती है, वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। तो ऐसे बच्चे जब होंगे तो शारीरिक विकास भी उनका होता रहेगा। खेल में आप देखे होंगे कि अनुशासन भी सीखते हैं, क्योंकि वहाँ खेलने का एक अपना नियम बताया जाता है शिक्षकों के द्वारा, किस तरीके से खेलना है। सहयोग की भी भावना डेवलपमेंट होती है ना, नेतृत्व की भी भावना डेवलपमेंट होती है, जो लीडरशिप यहीं से आती है। आपको ग्रुप का लीडर बना दिया गया, ए ग्रुप बी ग्रुप बांट दिया गया ना। कोई भी गेम खिलाने के लिए, मान लीजिए फुटबॉल ही खेल रहे हैं बच्चे, क्रिकेट ही खेल रहे हैं, तो उसमें ग्रुप बना दिया गया, कैप्टन बना दिया गया। तो उस कैप्टन क्या करता है, सभी को आपस में जोड़ करके ले करके चलता है, लीड करता है वही, ताकि हमारा ग्रुप जीत सके। और जो भी नियम बताए जाएंगे उसको अनुशासन के रूप में वो पालन भी करता है। ये चीजें कहीं ना कहीं पाई जाती है। खेल ऐसा माध्यम है जो बालकों में मानसिक जो तनाव आते हैं उसको दूर करने का सबसे बड़ा अच्छा साधन है। कोई बच्चा कुंठित है, उसको कहो चलो खेलो ना, आप खिलाइए उसको, उसका ध्यान कहीं और बटेगा। उस गेम में जब जाएगा ना तो वो जो चीज़ें हैं दूर होती हैं, तनाव भी दूर किया जाता है। बड़ा अच्छा मतलब तरीका है तनाव को हटाने के लिए। ठीक है,
खेलों के द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास की भी जागृति आती है, क्योंकि अब खेल में आदमी जीतता है, हारता है, तो जब हारते भी हैं तो बच्चे ना तो पता लगाते हैं कि क्यों हम हारे, कारण क्या था कि हारे। सभी लोग सहयोग नहीं कर पाए, सहयोग नहीं दे पाए, जिसकी वजह से हम हार गए। सबको नेक्स्ट बार जब हम लोग खेलेंगे ना तो सबको एक यूनिट के रूप में काम करना है, तब हम जीत सकते हैं। तो असफलता का भी पता चलता है, और जब जीतते हैं तो उसमें उत्साह भी आता है। ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं खेल में ही पाया जाता है। ठीक बात। तो विद्यालयों में खेल का महत्व भी बहुत उपयोगी होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग इसको नोट कर लें। अब प्यारे बच्चों, खेल प्रविधि की कुछ विशेषताएं हैं, उसको देख लेते हैं। तो खेल के प्रयोग द्वारा ज्ञान अधिक अस्थायी हो जाता है। तो जब बच्चे खेल के माध्यम से सिखाया जाता है ना, तो उनका जो ज्ञान होता है वो काफ़ी अस्थायी बना रहता है, इसलिए ये प्रविधि अच्छी मानी जाती है। खेल के माध्यम से कठिन विषय को भी सरल बनाया जा सकता है, क्योंकि खेल में ना जब बच्चों को सिखाया जाता है तो जो क्लिष्टताएं होती हैं, कठिनाई होती हैं, वो सरल हो जाती हैं बच्चों के लिए। खेल के द्वारा बालकों में समन्वय, सद्भावना एवं सहयोग की भावना का विकास होता है। बच्चों में देखेंगे ना तो खेल जब खेलते हैं तो एक दूसरे का शूज ना और एक दूसरे का कपड़ा, ये बहुत सारी चीज़ें देते हैं खेलने कूदने के लिए, ताकि वो दूसरा मेरा साथी भी खेल सके। तो ऐसी भावनाएं भी आपको देखने को मिलती होंगी, सहयोग की भी भावना होती है। जब वो ग्रुप तभी जीत सकता है जब एक दूसरे की सहयोग हो, तो सहयोग की भी भावना देखने को मिलता है। खेल द्वारा बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास किया जा सकता है। खेल के माध्यम से ही बच्चों का क्या है, शारीरिक और मानसिक विकास हो सकता है। बच्चे खेलते कूदते हैं तो शरीर से स्ट्रांग होते हैं, और कहा जाता है बॉडी से जब पसीना निकल जाता है तो बच्चे के अंदर एक एनर्जी आती है, उत्साह में खेलते हैं, तो वो चीज़ें भी देखने को मिलता है। उसके पश्चात आप देखिए खेल प्रविधि के कुछ गुण दिए हुए हैं, जिसमें है ये प्रविधि बालकों को क्रियाशील बनाती है। क्या बनाती है? क्रियाशील। बच्चे यहाँ पर करके सीखने पर ज़्यादा जोर देते हैं, ठीक है, तो इसलिए बच्चे क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, तो क्रियाशील बनाती है। यह विधि बालकों को सहयोग का पाठ पढ़ाती है कि नहीं, जो अभी बताया थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर एक दूसरे का सहयोग करना वो सीखते हैं खेल खेल में ही। तो जब छोटे स्तर पे ही बच्चों को आप देखेंगे कि ये भावना जब डेवलपमेंट हो जाती है कि एक दूसरे का सहयोग करना है तभी हम गेम जीत सकते हैं, तो ये बच्चों में बहुत अच्छी आदत कहीं ना कहीं पड़ रही है। ठीक, यह विधि बालकों की रचनात्मक शक्तियों का भी विकास करती है, रचनात्मक प्रवृत्तियों का भी डेवलपमेंट होता है। बच्चे जो हैं कुछ ऐसी अपनी भी चीज़ें जोड़ तोड़ करके प्रयोग करना सीख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम में सभी विविध प्रकार के बच्चे पाए जाते हैं, जिसमें मान लीजिए प्रतिभाशाली है, सृजनात्मक है, रचनात्मक है, औसत दर्जे का बालक है, मंद गति का बालक है, अपराधी किस्म का बालक है, समस्यात्मक बालक है ना, मूढ़ बुद्धि वाला बालक है, जड़ बुद्धि वाला बालक है, ऐसे बहुत सारी विविधताएं हैं क्लासरूम में। और बच्चों ने कहा कि चलो गेम खेलते हैं, तो गेम खेलने के लिए अब जो बाकी जो विशिष्टताएं हैं, सामान्य वाला कहेगा यार बैट ही नहीं है, क्या खेला जाए गेम। बाकी लोग कह रहे हैं नहीं अब हम नहीं खेलेंगे, जब बैट ही नहीं है, बॉल ही नहीं है, तो क्या खेला जाए, स्टंप भी चाहिए उसके लिए खेलने के लिए, क्रिकेट अगर खेलना है तो। लेकिन यहाँ जो हम सृजनात्मक और रचनात्मक और प्रतिभाशाली की बात कर रहे हैं, वो देखेंगे ना तो वो अलग सोचते हैं, थोड़ा सा कहेंगे गेम हो सकता है, चलो जल्दी से ईंट की मतलब ईंट लाते हैं और उसी को खड़ा करके स्टंप बना लेते हैं। अगर वो भी नहीं है तो कहेंगे कि दीवार में ही रेखा खींच देते हैं, स्टंप हो जाएगा, ठीक। और पेड़ पौधों से कोई मजबूत सी सूखी हुई डाल ही तोड़ लेते हैं, वो स्टंप का काम करेगा। बॉल, रस्सी ले लेंगे, बहुत सारे
कागज़ के टुकड़े ले लेंगे, पॉलीथीन ले लेंगे, उसी में भर करके रस्सी से बांध करके ही बॉल बना लेते हैं और कहेंगे चलो सब कुछ तैयार हो गया, अब खेलते हैं इसी से, मज़ा तो आएगा। इसका मतलब वो बच्चे क्या कर रहे हैं, रचनात्मक क्रिएटिविटी है जिसके माध्यम से वो बच्चा खेल रहा है। और नहीं तो बाकी सब ने कहा कि अब कहाँ सामग्री है, खेल ही नहीं हो पाएगी। ठीक बात। तो रचनात्मक शक्तियों का भी विकास होता है। अब देखेंगे तो यह विधि बालकों में शारीरिक व मानसिक शक्तियों का भी विकास होता है, शारीरिक मानसिक विकास भी देखने को मिलता है। उसके बाद है यह विधि बालकों में सामाजिक सामंजस्य स्थापित करती है। बच्चे जब खेलते हैं ना तो एक दूसरे के भाषा से परिचित होते हैं, एक दूसरे के संवेगों से परिचित होते हैं, तो दूसरे स्थान पे भी जब जाते हैं ना तो अपने आप को स्थापित वो कर लेते हैं। जिस भी परिवेश में रहेंगे वो अपने आप को सामंजस्य स्थापित कर लेंगे। तो समाज में कहीं ना कहीं सामंजस्य, अच्छा समाज में उनकी ख्याति भी बढ़ती है। खेल अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूर दराज तक भी खेलने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ भी समाज में उनकी ख्याति भी बढ़ रही है। ठीक, यह विधि बालकों को ध्यान केंद्रित करना भी सिखाती है। कोई भी गेम खेलेंगे जब तक कंसंट्रेट नहीं बनेगा सही ढंग से तब तक वो गेम नहीं खेल सकते या जीत नहीं सकते। तो इसलिए ध्यान केंद्रित करना भी ये विधि बच्चों को सिखाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इसके गुण में देखने को मिलता है। और भी अगर देखेंगे तो ये प्रविधि जो होती है बच्चों को ज़्यादातर क्रियाशील रखती है ना, जो हमने यहाँ पे बताया आप लोगों को क्रियाशील रखती है। और ये जो विधि होती है बालकों को स्वतंत्रता देती है, खेलने का अवसर देती है। और जहाँ पर बच्चों को कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र रूप से अवसर दिया जाता है बच्चे वहाँ पर सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तो बच्चों को उत्साह मिलना चाहिए खेलने के लिए और वो अवसर मिलना चाहिए करने के लिए। तो बच्चों को वो फ्रीडम दिया जाता है खेलने कूदने के लिए, तो बच्चा वहाँ पर सबसे ज़्यादा सीखेगा। यह विधि बालकों को गंभीर रूप से भी तैयार करती है, उसमें गंभीरता भी आती है किसी कार्य को करने का। तो ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं पाई जाती है। समूह प्रवृत्ति भी पाई जाती है, जो हमने बताया कि गैंग एज बनता है। तो जब खेलेंगे कूदेंगे ना तो वहाँ पे एक दूसरे के साथ मित्र बनते हैं, तो उसी एक दूसरे के साथ देखेंगे तो वो गैंग बना लेते हैं बच्चे, समूह प्रवृत्ति बना लेते हैं। तो उस तरीके का तो आप देखेंगे कि वो अपने ग्रुप से बहुत प्रभावित होते हैं, अपने मित्र से बहुत प्रभावित होते हैं। एक दूसरे के अनुसार आप देखेंगे तो शर्ट पहनना, एक दूसरे के अनुसार पैंट पहनना, उसके अनुसार आप देखेंगे हेयर स्टाइल उसी तरीके का ग्रुप वो बनाता है या कटवाता है। अब देखेंगे हर एक एक्टिविटी वो अपने ग्रुप के अनुसार करना चाहता है। ये भी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। दोष क्या है ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि इस प्रविधि में दोष क्या है। तो ये प्रविधि के माध्यम से समस्त विषयों का अध्ययन अध्यापन नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पे खेलकूद नहीं कराया जा सकता। ठीक है, साइंस में कुछ चैप्टर हैं ऐसे जिस पे करा सकते हैं, जैसे सजीव निर्जीव अगर पढ़ाना है तो हमने एक गोलंबर खींच दिया और उसी में बच्चों को हाथ पकड़ करके कह रहे हैं, ये मान लीजिए सर्कल बना दिया गया, यहाँ दिख रहा है। अब हम गेम कह रहे हैं कि मान लीजिए ये है, ये लिख दिया कि सजीव वस्तुएं यहाँ रखते हैं, यहाँ हमने गोले में निर्जीव रखा, निर्जीव, और यहाँ पे लिख दिया सजीव। ठीक, और ये गोला में बच्चों को खड़ा करवा दिया है लाइन पकड़ करके। अब बच्चों को क्या करना है, कूदना है। ठीक, तो अब हमने कहा कि बेटा अब जब टीचर वहाँ पे क्या करेगा, सजीव निर्जीव बोलेगा। ठीक है, तो अब गेम का रूल क्या है, नियम क्या है, बच्चों को बता दे रहे हैं कि देखो ये अंदर क्या है, निर्जीव है, क्योंकि वस्तुएं निर्जीव वस्तुएं कुछ कम है मान लीजिए हमने कहा, और यहाँ पे सजीव वस्तुएं बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक, हमने ये बता दिया बच्चों को। तो अगर हम सजीव बोलेंगे तो बाहर नहीं कूदना है, जस्ट इसके अपोजिट कूदना है। गोलंबर ये लाइनिंग है, अब हम सजीव बोलेंगे तो अंदर कूदना है और निर्जीव बोलेंगे तो बाहर कूदना है, मतलब अपोजिट करना है। अब बच्चे भूल जाएंगे सजीव निर्जीव, सजीव निर्जीव, इस तरीके से हम बोल रहे हैं। तो बच्चे कभी कभी ना बाहर अंदर कूदने के चक्कर में कोई बच्चा बाहर कूद जाएगा, कोई अंदर कूद जाएगा ऐसे। तो
अब इसमें गेम में हम कहेंगे कि जो अपोजिट नहीं कूद पा रहा है तो उसको रूल क्या किया जाए, बाहर निकाल दिया जाए। अब उस बच्चे को बाहर निकाल, तो एक एक बच्चे बाहर निकलते चले जाएंगे। अब उसी में हम वस्तुओं का नाम भी ले रहे हैं, कुर्सी, मेज, पंखा, पेड़, ठीक है, मोहन, सोहन, ऐसे हम चीज़ें नाम भी ले रहे हैं। तो अब उस तरीके का वो कूद रहा है, आगे पीछे या अंदर बाहर कूद रहा है। तो ऐसे ऐसे आप देखेंगे कि कुछ बच्चे क्या हो रहे हैं, बाहर निकलते चले जा रहे हैं। अब वस्तुओं का नाम भी उसको पता चल रहा है, कौन सा सजीव है कौन सा निर्जीव है ना। और लास्ट में जो बचेगा वो बच्चा विनर हो जाएगा। एक तरीके से गेम भी हो जा रहा है और सजीव निर्जीव के बारे में बच्चे जान भी जा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से हम गेम बच्चों में करा सकते हैं, उससे बच्चा सीख भी सकता है। कहाँ पर थे, यही है ना। तो कुछ मैं ये बता रहा था कि कुछ ऐसे विषय हैं जिस पे अध्ययन या अध्यापन नहीं हो पाता है खेल विधि से। कुछ विषयों में हम प्रयोग कर लेते हैं। इस विधि से उच्च कक्षा के बालक लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। अब देखे होंगे कि एक ऐसी अवस्था धीरे धीरे आ जाती है, जैसे अब देखिए बाल्यावस्था है जिसमें किशोरावस्था तक भी बच्चे कहीं ना कहीं खेलना पसंद करते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ अब आगे बढ़ते चले जाएंगे, युवावस्था में आएंगे, प्रौढ़ावस्था में आएंगे, तो क्या बच्चे खेलेंगे, क्या नहीं खेलते हैं। या कह सकते हैं कि जहाँ किशोरावस्था के एंड तक आते आते हम उच्च कक्षाओं की जब बात कर लेते हैं, जिसमें हम किशोरावस्था क्रॉस ही कर जाते हैं, लगभग BA BSc करते हुए, B.Ed BTC अगर बच्चे कर रहे हैं, उनको खिलाएंगे ना तो कहेंगे अरे सर जी क्या खिला रहे हैं, अब इस अवस्था में हमसे दौड़ा थोड़ी नहीं जाता है। बहुत सारी बच्चियां भी नहीं खेल पाती हैं और बहुत सारे बच्चे भी नहीं खेलते हैं। तो इस तरीके से उच्च कक्षाओं में थोड़ा सा खेल के माध्यम से सिखाना मुश्किल हो जाता है, ये भी इसका दोष है, लाभान्वित नहीं हो सकते हैं। वो खेलना पसंद नहीं करते हैं तो लाभान्वित नहीं होंगे। इस विधि से दी जाने वाली शिक्षा महंगी होती है, ठीक है। इस विधि से जो शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे सामग्रियों को आपको जुटाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप उस तरीके का खेल करवा सकते हैं। अन्यथा अगर आपके पास वो सामग्री नहीं है, भाई हम अगर यहीं पे देखें सजीव निर्जीव वस्तु ही अगर मान लीजिए ला करके दिखा रहे हैं या कर रहे हैं, तो वो सामग्री तो होनी चाहिए आपके पास। या कोई भी गेम अगर खिला रहे हैं, मान लीजिए क्रिकेट ही खिला करके या बास्केटबॉल ही खिला करके कुछ हमें मान लीजिए फिजिक्स का नियम ही कुछ बताना है, तो उसके लिए वो इंस्ट्रूमेंट तो होना चाहिए कि कितना मतलब कितने रेंज से गेंद फेंकी जाएगी, कि वो जो ये बना रहता है ना बास्केटबॉल में, मान लीजिए ये गोला सा है जालीनुमा, उसी में आपको बॉल डालना रहता है। तो इसके लिए तो पहले बास्केटबॉल का कोड होना चाहिए ना, कोड रहेगा तभी ना आप गेंद खिलाते खिलाते तब उनको बताएंगे कि यहाँ से ऐसे अगर आप गेंद डालेंगे तब इसमें जा सकता है, तो कितने एंगल का कोड बना रहा है, ये आप सिखाने के लिए ये तो चाहिए ना। तो ये काफ़ी महंगी हो जाती है, ठीक है, तो इसमें शिक्षा महंगी हो जाती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यह विधि से शिक्षा देने में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी पड़ जाती है। हर एक टीचर जो होता है इसमें प्रशिक्षण युक्त नहीं होता है, तो ऐसे शिक्षा नहीं दे पाता है, ठीक है। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा दोष पाया जाता है, हर एक शिक्षक इसमें निपुण नहीं होता है। इसके लिए अलग से शिक्षक भी रखे जाते हैं। आप देखे होंगे कि BPEd जो किए रहते हैं शारीरिक शिक्षा से संबंधित, वहीं बच्चों को सिखाने और बताने का काम करते हैं, व्यायाम से संबंधित भी चीज़ें बताते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों, इतना आप लोगों का। एक चीज़ और जान लीजिए जाते जाते थोड़ा सा, कि जो खेल प्रविधि है उसके कुछ सिद्धांत भी होते हैं और उस सिद्धांतों पे काम करती है। पहला सिद्धांत ये है कि बालकों को स्वतंत्र रूप से अवसर दिया जाना चाहिए खेलने के लिए। जब बच्चों को स्वतंत्र रूप से अवसर नहीं देंगे खेलने का, वो बच्चा नहीं सीख पाएगा। दूसरी बात है, यहाँ पर बच्चों को रचनात्मकता का विकास होता है। बच्चे क्या कर रहे हैं, क्रिएटिविटी करके सीख रहे हैं, तो इसका भी विकास होता है। शिक्षकों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि यहाँ पर जब हम सिखाते हैं ना, तो आपका भी एक ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए कि बालक एवं बालिका
एक साथ खिलाएं या अलग अलग गेम करके खिलाएं तो सीख सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर एक ही में खिलाएंगे तो हर एक बालिका की उतनी कैपेसिटी बालक के अनुसार नहीं होती है ना, उसके दौड़ने भागने की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा दौड़ भाग सकता है, इसलिए बालिका को बालिका में ही सिखाते हैं या खिलाते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से खेल पाती हैं। तो इस तरीके कहीं ना कहीं हमको भी दृष्टिकोण अपना परिवर्तित करने रहता है। सीखने की प्रक्रिया रोचक होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस भी खेल का प्रयोग कर रहे हैं वो रोचक होना चाहिए, बच्चों के लिए रुचिकर होना चाहिए, नहीं तो उसमें उनको खेलने में मज़ा ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए उबने न पाए, तो उनकी रुचियों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कुछ सिद्धांत है। अच्छा, शिक्षण जो विधियाँ होनी चाहिए वो लचीली भी होनी चाहिए। ये जो खेल प्रविधि है इसके माध्यम से जब से हर एक बच्चे को आप देखिए कि बाध्य नहीं कर सकते हैं खेलने के लिए कि नहीं यही खेल खिलाएंगे और इसी के माध्यम से सिखाएंगे। उस बच्चे को अगर वो गेम नहीं आ रहा है ना तो आप उसको दूसरा गेम करके सिखा सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा लचीलापन होना चाहिए, ये नहीं कि हम जिस मेथड से या ये खेल करा करके या यही गेम करा करके ही सिखाएंगे, तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और होता है कि विद्यालय द्वारा भी ये सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए, ये भी सिद्धांत कहीं ना कहीं होंगे, तभी बच्चे अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो बात समझ में आया मोटे मोटे तौर पे, जो आप लोगों को बताया गया कि खेल प्रविधि क्या है, उसका अर्थ बताया, परिभाषा के बताया गया। ठीक है, उसके साथ साथ आपको गुण बताया गया है, दोष बताया गया और इसकी विशेषताएं क्या है, ये बहुत सारी बातें आप लोगों को स्पष्ट कर दी गई। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही है। उसके पश्चात जो 1-2 प्रविधि रह गई है उस पर कल चर्चा करेंगे। ठीक है, नोट कर लें आप लोग।